Hello students, I am Shiv Shankar. Today we are discussing the chapter Revolt of 1857, 1857 की क्रांति। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है हिस्ट्री का, सबसे महत्वपूर्ण लेसन है ये। और इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या क्या हुआ था, हमारा देश कितने पहले आज़ाद हो जाता, 1857 में आज़ाद हो सकता था, क्या क्या गलतियाँ हुई जिनकी वजह से हम आज़ाद नहीं हुए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो लेसन को देख के हम अपना एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें सही हैं और क्या क्या गलत हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 8th क्लास का चैप्टर है द रिवोल्ट ऑफ 1857। लर्निंग आउटकम्स, पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलना चाहिए। एक्सप्लेन द ओरिजन, ओरिजन को एक्सप्लेन कर सको और प्रकृति को बता सको और स्प्रेड कर सको ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द लेसन लर्न फ्रॉम इट। ये क्या बोल रहा है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके मुख्य कारण यानी ओरिजिन, और वो किस तरह का विद्रोह था और कैसे फैला, इन सारी चीज़ों को आपको समझना है और बताना है। ओरिजिन मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, नेचर कैसा था और कैसे फैला। कैसा था मतलब वो कैसे क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, यानी आपको मेन फोकस करना है 1857 को जो विद्रोह हुआ। विद्रोह मतलब लोगों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उसको समझना है और इसमें क्या क्या दिया हुआ वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और बहुत ही सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम कवर करेंगे 12th क्लास तक की। और नेक्स्ट सेशन से हम अपने लाइव क्लास चलाएंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ का आपको लाइव चलेगा सब कुछ। तो आपको बड़ी क्लासेस का भी पूरी हेल्प होगी, यहाँ से आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। रिकॉल में क्या बोल रहा है, इन द प्रीवियस चैप्टर बोल रहा है पहले वाले चैप्टर में वी हैव रीड अबाउट हाउ द ब्रिटिश बिगेन ब्रिंगिंग इंडियन टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल स्टार्टिंग विद बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अब क्या बोल रहा है, हमने पहले वाले लेसन्स में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अंग्रेजों ने कैसे शुरू किया भारत के अंदर अपना राज्य। ठीक है, कहाँ से, प्लासी के युद्ध से। तो पहले प्लासी का युद्ध हुआ था जो 1757 में, पिछले वाली क्लासों में जो आपने पढ़ा था उसके बाद की कहानी है। ए सेंचुरी आफ्टर द ब्रिटिश वॉन, जब 100 साल हो गए थे अंग्रेजों को जीते हुए। द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, ए मूवमेंट इवन अक्योर्ड इन इंडिया, एक घटना हुई थी भारत में। सम सिपोइज, कुछ सिपाही और इंडियन सोल्जर, भारत के सैनिक, इन ब्रिटिश इंडिया, जब अंग्रेजों का राज था तब, रोज अप इन रिवोल्ट अगेंस्ट देयर मास्टर्स, और उनका जो शासक था जो उनके ऊपर राज करता था उसके उसके बारे में इनने बताया, मतलब उसके बारे में इनका विद्रोह था जो इनके ऊपर राज करते थे। तो आगे क्या बोल रहा है, दे वर जॉइंड बाई सर्टेन नेटिव प्रिंसेस, और उन्होंने ज्वाइन किया कुछ नेटिव प्रिंसेस। ठीक है, हु फेल्ट दैट ब्रिटिश वर थ्रेटन देयर पावर, इन्होंने महसूस किया, किन ने महसूस किया, कुछ राजाओं के मतलब जो उस टाइम पे कुछ राजाओं को प्रिंसेस कहा जाता था और राजकुमारों को भी प्रिंसेस कहा जाता है। राजकुमार कौन होता है, राजा का जो लड़का होता है वो प्रिंसेस, उसको प्रिंसेस बोलते हैं। तो कुछ इन राजाओं ने और कुछ उसके प्रिंसेस ने ऐसा महसूस किया कि अंग्रेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और इनके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तब मैनी ऑर्डनरी पीपल आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ दिस, और काफ़ी साधारण आदमी भी इसका हिस्सा बन गए थे। ठीक है, दिस सून ग्रू इनटू ए कंट्री वाइड रिवोल्ट पोजिंग द फर्स्ट रियल चैलेंज टू ब्रिटिश रूल, और अंग्रेजों को सबसे पहला चैलेंज ये ही था जो हुआ था। कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध जो हुआ था। तो ये लेसन पढ़ गए, इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे इस लेसन के बारे में, वो प्लासी के युद्ध के बारे में बता रहा था। अब हम करेंगे 1857 का जो युद्ध हुआ, मतलब विद्रोह हुआ था वो। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो एक इमेज दी हुई है आपको, इस इमेज को आप देख के समझ सकते हैं कैसे क्या क्या हुआ होगा। ये यहाँ पे सैनिक दिखा रखे हैं, विद्रोही दिखा रखे हैं और अंग्रेजों की हालत खराब कर रखी है। तो इस तरह की सिचुएशंस जो हुई थी वो आप उसको देखेंगे और समझेंगे। द बिगिनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है विद्रोह, विरोध। ठीक है, क्या, विरोध, एक विद्रोह होता है एक विरोध होता है, रेजिस्टेंस मतलब विरोध। ठीक है, विरोध का क्या मतलब होगा, किसी चीज को चलने से रोकना, उसमें थोड़ी बाधा डालना, उसको विरोध बोलते हैं। इन अवर स्टडी ऑफ कॉलोनियल इंडिया, जब अंग्रेजों के टाइम की हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वी हैव कम अक्रॉस पीजेंट, तो हमारे सामने आ जाते हैं पीजेंट। पीजेंट कौन होते हैं, किसान।
एंड ट्राइबल अपस्प्रिंग, और ट्राइबल अपस्प्रिंग्स मतलब ऐसी जो छोटी छोटी समूह थे या जातियां थे जो किसानों की तरह ही काम करते थे, दैट आर अक्योर्ड इन 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। दीज वर आउटब्रस्ट ऑफ एंगर डायरेक्टली अगेंस्ट कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, और इनका गुस्सा फूट पड़ा, आउटब्रस्ट मतलब फूट पड़ा, ऑफ एंगर गुस्सा, किस चीज के ऊपर, डायरेक्ट सीधा, अगेंस्ट कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी, अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां बनाई थी। आर्थिक नीति क्या होता है भाई, बिजनेस चलाने के लिए किसी भी तरह का हम रूल जो रेगुलेशन जो हमारी सरकार बनाती है कि भाई देश में पैसे की बढ़ोतरी हो, ठीक है, तो उसको हम आर्थिक नीतियां बोलते हैं। एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट, और किसानों का शोषण। तो दो चीजों से ये नाराज हो गए, किससे, एक तो आर्थिक नीतियों से, मतलब नीति ऐसी बना दी जिसमें सिर्फ अंग्रेजों को फायदा होता और आम आदमी को होता नुकसान, और दूसरा किसानों का जो शोषण हो रहा था, ठीक है, ये दो चीजें डायरेक्ट इनने मतलब टारगेट की। एंड ट्राइबल्स बाय द जमींदार एंड मनी लेंडर्स, और ट्राइबल जो जमींदारों के पास रहते थे, जमींदार होते जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, और मनी लेंडर्स यानी जो उधार देते थे, तो इनके प्रति भी इनका गुस्सा था। मतलब अलग अलग आदमियों का अलग अलग तरह से गुस्सा था, समझ गए, अलग अलग फ्रस्ट्रेशन थे लोगों के, तो कोई कुछ चाहता था, कोई कुछ चाहता था। मोस्ट ऑफ द रिवोल्ट, ज्यादातर जो रिवोल्ट था, दैट हैड ब्रोकन आउट इन द प्री 1857, वो पहले ही 1857 से पहले ही शुरू हो गया था। पीरियड वर लोकलाइज्ड एंड एरेटिक, लेकिन ये पीरियड है जो इसको एरेटिक बोला जाए, मतलब ये मेन समय माना जा रहा है उस चीज का, किसका, 1857 की क्रांति का। हेंस द ब्रिटिश हैड नो ट्रबल इन पुटिंग देम डाउन, और अंग्रेज जो थे वो इस ट्रबल को दबा नहीं सके, मतलब इस संघर्ष को या विरोध को दबा नहीं सके, समझ गए। ओफन विद द यूज ऑफ ब्रूटल फोर्स, ज्यादा फोर्स लगा करके भी, मतलब ब्रूटल का मतलब हो गया जो अच्छी नहीं है, मतलब बहुत बुरी तरीके से, इस तरह के फोर्स करके भी वो नहीं रोक पाए। हाउएवर, फिर भी बाय 1857 एंगर एंड रीसेंटमेंट हैड सेटल्ड इन द माइंड्स ऑफ वेरियस सेक्शन, लेकिन काफ़ी सेक्शंस के, मतलब काफ़ी तरह के तबके के लोगों के दिमाग में ये बात बस गई, फॉर डिफरेंट रीजन, अलग अलग कारणों से। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट कैन नॉट बी स्क्राइब्ड टू एनी वन केज, कोई एक कारण हम नहीं बता सकते इस विद्रोह का, क्योंकि बहुत सारे कारण थे। इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स थी, दैट हैड बिल्ट अप ओवर द ईयर्स, जो कई सालों से लगातार धीरे धीरे बनती गई, एंड हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री, और भारत के इतिहास पे अंत में एक छाप छोड़ दी। देखो भाई, पहले समझ लो, अगर आपको अभी भी नहीं पता तो 1857 की क्रांति का मतलब क्या है। 1857 में क्रांति हुई थी, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज लोगों को लूट लूट के खा रहे थे, तब हमारे देश के लोगों ने विरोध किया था, उसी को 1857 की विद्रोह कहा जाता है, ठीक है, और उसी के बारे में बता रखा है। और वो विद्रोह क्यों हुआ, कोई एक कारण नहीं था, अंग्रेज हर तरीके से परेशान कर रहे थे, इसलिए उसके बहुत सारे फैक्टर थे और हर तरह के अलग अलग आदमी उससे परेशान थे, समझ गए। तो अब आगे देखो, बोल रहा है बेस ऑन योर स्टडी, आपने जो पढ़ा है ऑफ प्रीवियस चैप्टर, पीछे वाले चैप्टरों में, राइट डाउन द पोजीशन केस बाय रिसेंटमेंट अमंग द कॉमन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश, आम आदमी के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति क्या भावनाएं होती थी उसके बारे में आप बताओ, ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा है। एन इलिस्ट्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 1857 का एक इलिस्ट्रेशन बता रखा है, मतलब एक ड्राइंग सी बना के आपको समझा रखा है कि भाई देखो क्या क्या हुआ होगा, कैसे होगा। When do people revolt, लोग आंदोलन कब करते हैं। अब समझ लो पहले आंदोलन की जरूरत क्या होती है या विद्रोह की जरूरत होती क्या है। ए रिवोल्ट इज वन ऑफ द मैनी वे इन विच ऑर्डनरी पीपल एक्सप्रेस देयर अनहैप्पीनेस। अब जो रिवोल्ट होता है ना, जो विद्रोह होता है या आंदोलन होता है, वो क्या होता है, क्रांति बोल दो आप इसको। ये जो क्रांति होती है ये क्या होती है, जो आम आदमी होते हैं, ठीक है, अपने जैसे जो आम आदमी होते हैं, वो डायरेक्ट कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके हाथ में ज़्यादा पावर होती नहीं, तो उनका जो नाराजगी का तरीका होता है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं, रोडों पे आग लगा दी, तोड़ फोड़ मचा दी, ऐसे कर दी, लेकिन उससे नुकसान होता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ और बेहतर तरीके ढूंढने चाहिए, ठीक है। विद द अथॉरिटीज के साथ, इट इज नॉट एवरी डे दैट रिवोल्ट ऑक्योर, ऐसा रोज नहीं होता था कि भाई रोज ही आंदोलन हो रहा हो। व्हेन पीपल फील दैट, जब लोगों को ऐसा महसूस होता है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन हैज बिकम अनबियरेबल, यानी अब जिस स्थिति में हम रह रहे हैं वो सहन करने लायक नहीं है, ओनली देन डू रिवोल्ट टेक प्लेस, तब ही आंदोलन किया जाता है। गुड लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज मास रिवोल्ट,
और अच्छे नेता इसका नेतृत्व करते हैं। समझ गए? ये क्या बोल रहा है, जब ऐसा लगे कि भाई जिंदगी अब जीनी बहुत मुश्किल हो गई है, ना तो ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तब लोग परेशान हो जाते हैं और तब फिर वो आंदोलन का रास्ता पकड़ गए। ए स्ट्रोंग, एक मजबूत सेंट्रल आइडियोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ पीपल टू दिस केस। एक मजबूत विचारधारा बनती है किसी के प्रति और फिर लोग उसको बदल देते हैं। जैसे अंग्रेजों के प्रति लोगों की विचारधारा बन गई कि भाई ये अच्छे नहीं है और अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, देश में बहुत लूट मचा रखी है, तब फिर लोगों को जब उन चीज़ों के बारे में समझ में आता है तो वो उसका विरोध करते हैं और उनको हटा के फेंक देते हैं। द डिसकंटेंट अमंग द पीपल हैज़ टू बी जीनियन एंड डीप रूटेड रिवोल्ट, कैन बी क्विक एंड वायलेंट और लॉन्ग ड्रॉ एंड ब्लडलेस। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। बोल रहे डिसकंटेंट अमंग द पीपल हैज़ टू बी जेन्युइन एंड डीप रूटेड, मतलब कोई गहरी बात जो है आदमियों के दिमाग में बच जाती है और उससे अगर वो ज़्यादा आघात होते तो तोड़ फोड़ और लंबा कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। ठीक है, केस ऑफ अपराइजिंग, अब उठने के कारण, भाई किस वजह से ये उठा था, तो सबसे पहला बता रखा है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर क्या होता है ये समझ लो पहले। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनैतिक। राजनैतिक क्या होता है, जो नेता वगैरह होते हैं ना, ये तो यानी नेता वगैरह क्या चाहते हैं कि भाई उनका राज जमा रहे, चाहे कुछ भी हो, कोई मरे कोई जिए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ज़्यादातर नेता ऐसे होते हैं, ठीक है, एक दो आदमी को छोड़ के, जैसे अभी मोदी जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे सबको नहीं ले सकते हम। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी कुर्सी की ही चिंता करते हैं, उन्हें बाढ़ में जाए, देश मर रहा है मरे, कुछ हो रहा है वो होता रहे। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर में क्या बोल रहा है, ब्रिटिश पॉलिसीज सिंस द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। अब बोल रहा है ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज हैं, मतलब अंग्रेजों की जो नीतियां थी मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बीच में, हैड ग्रेजुअली ओस्टेड मैनी रूलिंग ग्रुप्स फ्रॉम पावर। उन्होंने काफ़ी ग्रुप्स बनाए, जो रूलिंग ग्रुप थे वो ऐसे थे जिनके पास पावर थी। वी हैव सीन हाउ पॉलिसीज लाइक द सब्सिडरीज एलियंस, और उनका गठबंधन था। गठबंधन का क्या मतलब होता है कि भाई जैसे अंग्रेजों के साथ कर लिया, भाई हम आपको इतना पैसा देते रहेंगे और यहाँ पे हमें राज करने दो, तो वो वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाएंगे तभी तो अंग्रेजों को उतना देंगे। तो वो सब्सिडरी एलियंस होते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, गठबंधन बना लेते थे, हाँ भाई हम यहाँ से इतना लूटेंगे, उसमें से इतना % आपको दे देंगे, तो इसको बोलते हैं हम सब्सिडी, एक तरीके से सब्सिडरी एलियंस। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब हो गया गिरने की नीति हो गया एक तरीके से। ठीक है, वर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी। अब ईस्ट इंडियन कंपनी ने ये चीज़ें बनाई थी, क्या, सब्सिडरी एलियंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द पैरामाउंट पावर इन इंडिया, और इंडिया की जो पावर थी, दिस रोब्ड द पॉलिटिकल इलाइट ऑफ देयर स्टेटस एंड लेफ्ट देम फीलिंग ह्यूमिलेटेड। अब इन नीतियों से लोगों को ऐसा लगने लग गया भाई ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारी स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, और जो ये नीतियां बना रहे हैं उसमें आम जनता पिसती जा रही है, वो परेशान होती जा रही है। मोस्ट ऑफ द रिक्रूट्स, और ज़्यादातर जो भर्तियां थी, ऑफ द बंगाल आर्मी कम फ्रॉम अवध, बंगाल की आर्मी में वो अवध से हो रही थी। वैन अवध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, और अवध अंग्रेजों से अराजक था, मतलब पहले ही परेशान था। इट केस डीप एंग्विश अमंग दीज सोल्जर्स, और सिपाहियों के अंदर उनके प्रति क्या हो गया, गुस्सा फैल गया। पहले क्या होता था, सिपाही जबरदस्ती बनाया जाता था, सेना में जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाता था। ठीक है, फिर बोल रहा है नाना साहिब द एडोप्टेड सन ऑफ द मराठा पेशवा बाजीराव टू। तो नाना साहिब जो थे वो एडोप्ट किए हुए पुत्र थे किसके, मराठा पेशवा बाजीराव जी के। वाज डिनाइड हिज पेंशन एंड फोर्स टू मूव टू कानपुर फ्रॉम पूना। उसकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी और उसको फोर्स किया कि भाई तू कानपुर से पूना चला जा। द फैमिली सीट, जो तुम्हारी पारिवारिक सीट है। द ब्रिटिश डिक्लेयर द रूलर ऑफ रामगढ़, और अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया किसको, शासक रामगढ़ का, इन द मंडल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, अनफिट टू रूल एंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द क्वीन, और रानी बनने से मना कर दिया। रानी अवंती बाई लोधी एज द लेगिटमेट रूलर, ये भी एक अच्छी शासक थी। दीज इवेंट केस्ड डीप रीसेंटमेंट अमंग द रूलर्स एंड द पीपल ऑफ दीज किंगडम्स, जिसकी वजह से राजा और वहाँ के लोगों के अंदर एक सहमति नहीं बनी और वो विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवार्ड द मुगल एम्परर, और अंग्रेजों का जो रवैया था किसके प्रति, मुगलों के प्रति। बहादुर शाह जफर एडेड फ्यूल टू द फायर, उसने आग में घी का काम किया।
ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ऑर्डर्ड हिम एंड हिज फैमिली टू मूव आउट ऑफ द रेड फोर्ट, और लॉर्ड डलहौजी ने उनको क्या किया, वहां से रेड फोर्ट को खाली करने का आदेश दे दिया। विच हैड बीन द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्पर, जो मुगल एम्पर का रहने की जगह थी काफ़ी सालों से। अब लॉर्ड कैनिंग और डलहौजी ने क्या किया, सक्सेसर थे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी एंड कैनिंग सक्सेसर स्टेटेड दैट द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द टाइटल ऑफ एम्परर, और तुम शासक यानी राजा का, जैसे अभी उनको क्या बोलते थे, एम्परर बोलते थे, मतलब सम्राट बोलते थे, तो बोल रहा है सम्राट भी तुम नहीं कहोगे, मतलब तुम्हें लोग सम्राट नहीं कहेंगे। मुगल पावर हैड श्रंक्ड, और मुगलों की जो पावर थी, ताकत थी, वो सिकुड़ती जा रही थी बाई दिस टाइम, इस समय। बट द मुगल एम्पर स्टिल कमांडेड रिस्पेक्ट अमंग द ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन साधारण जनता है उनके मन में मुगलों के प्रति क्या थी, वफादारी थी, और वो उन्हें मतलब अच्छा चाहते थे अंग्रेजों से। तो सच इंसल्ट वर सीन एज एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड इंडियन रॉयल्टी, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और बढ़ता चला गया कि भाई राजा के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। इन 19th सेंचुरी इलिस्ट्रेटर शोइंग द कैप्चर ऑफ मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर, अब ये बहादुर शाह जफर को दिखा रखा है, ये जो ये दिख रहे हैं बीच में, ठीक है। तो एक तो था ये पॉलिटिकल फैक्टर में क्या किया इन्होंने, इसको नेता को यहाँ से हटा दिया और अपनी सब्सिडरी एलियंस बनाए, और वहाँ की चीज़ों को अच्छे से समझा परखा कि हम कैसे यहाँ पे राज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था पॉलिटिकल फैक्टर। फिर इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक में क्या आ गया, आर्थिक, ठीक है। अब आर्थिक फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की। तो देखो, द हरास लैंड रिवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। अब लैंड रिवेन्यू पॉलिसी क्या होता है, जमीन पे जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं लैंड रिवेन्यू पॉलिसी, मतलब हरास करने वाली, परेशान करने वाली जमीन की जो टैक्स लगाए थे वो बहुत जबरदस्त थे, जिनसे लोग परेशान हो गए। इंट्रोड्यूस बाय द EEIC, ईस्ट इंडियन कंपनी, एम्ड एट एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम लैंड रिवेन्यू, इनका उद्देश्य था कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे टैक्स लें लोगों से। दिस लेफ्ट द पीजेंट माइजरेबल एंड पेनी लेस, और इसने जो किसानों को था वो क्या कर दिया, उनकी स्थिति दयनीय कर दी, और वो मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, मतलब निहत्थे हो गए एक तरीके से। द न्यू जमींदार एंड द मनी लेंडर्स वर क्रूअल, अब जो नए जमींदार बनते थे और जो पैसे उधार देने वाले बनते थे वो क्या हो गए थे, निर्दयी एंड एक्सप्लॉयटेटिव, और शोषण करने वाले हो गए थे। देखो अब किसानों के पास कुछ रहेगा नहीं, और किसान क्या करेंगे, कर्जा लेंगे, और कर्जा लेंगे तो क्या होगा, उतारने में उन्हें बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो फिर वो उनके अंदर भी एक गुस्सा हो जाएगा। इवन द गवर्नमेंट ऑफर्ड नो रिलीफ टू द पीजेंट, और ऊपर से गवर्नमेंट भी कोई रिलीफ नहीं दे रही हो आदमियों को। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर फेमाइन बिगन टू अक्योर विद इंक्रीजिंग रेगुलरिटीज लीविंग डेथ एंड डिवेस्टेशन बिहाइंड, और इसके पीछे किसानों की लगातार मृत्यु, भाई आत्महत्या करने लग गए लोग, क्यों, कर्जा उतरता नहीं था तो करते क्या थे, धड़ाधड़ आत्महत्या करने लग गए थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द वेल्थ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिया वाज फ्यूलिंग ब्रिटेन कॉलोनियल एक्सपेंशन इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और ऊपर से क्या हो रहा था, दूसरी तरफ जो मतलब पूंजी थी या पैसे थे वो धड़ाधड़ निकाल रहे थे भारत से, और वो फ्यूल का काम कर रहा था अंग्रेजों के लिए, क्यों, क्योंकि वो दूसरे देशों में भी अपना राज जमा रहे थे। बाई 1857 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अदर प्रीशियस गुड्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, और 1857 से पहले या मतलब उस टाइम में अंग्रेज ज़्यादातर सोना, चांदी और बहुत महंगी महंगी चीज़ें यहाँ से ले जा रहे थे। दिस वेल्थ वाज आल्सो यूज टू फाइनेंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और ये पैसा किस में काम आ रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, मतलब कंपनियां बना रहे थे धड़ाधड़, उसमें भी यूज हो रहा था। वी हैव रीड अबाउट द कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ द वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, और फिर इस वजह से भारत के जो व्यापार थे वो खराब होते जा रहे थे, क्यों, क्योंकि वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी बना दी उन्होंने, यानी एक ही एकल रास्ता बना दिया। मतलब कहने का क्या मतलब होगा, दो आदमी हैं, मतलब आप इससे तो सामान खरीद सकते हो, लेकिन इससे अगर आप खरीदोगे तो आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। 400% तक टैक्स बढ़ा दिया था, बताते हैं। एंड हाई इंपोर्ट ड्यूटीज को टैक्स बोलते हैं, जो टैक्स बढ़ा देते थे। लीव ऑन इंडियन इंपोर्ट इन ब्रिटेन, अब इंडिया का सामान अगर कोई ब्रिटेन में अगर खरीदता था तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। द कोलैप्स ऑफ इंडिजीनियस क्राफ्ट लेफ्ट मिलियन अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग, अब इससे क्या हुआ,
अब देखो एक आदमी के तो हम हाथ बांधते जाएं, भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू ज़्यादा सामान बेचेगा तो हम इतना और ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और दूसरी तरफ एक आदमी को खुली छूट दे दी जाए, भाई तू ये करता रहे जो भी तेरे को करना है, तो उससे होता क्या है भाई, एक आदमी तो मजे करेगा और एक आदमी की हालत खराब होती जाएगी। तो जिसकी खराब होती जाएगी उसको गुस्सा आएगा और वो विरोध का हिस्सा बन जाएगा। तो ये था एक आर्थिक फैक्टर, ठीक है। फिर आ गया सोशल फैक्टर। सोशल में होता है सामाजिक। सामाजिक क्या क्या कारण थे? अनलाइक अर्लियर इन्वेडर्स, अब जो पहले आक्रमण करता थे, जो मतलब अंग्रेजों से पहले जिन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया और यहाँ पे हमला करके और हमारे को गुलाम बनाया, द ब्रिटिश नेवर ट्राइड टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो सारे हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गए थे। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज यहाँ पे रहना नहीं चाहते थे। दे रिमाइंड परपेचुअल फॉरनर्स, वो विदेशी ही रहे, सेटिंग दिमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द लोकल, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे बसाया नहीं। इंडियंस वर नॉट परमिटेड इन द हायर रैंक्स, भारतीयों को ऊंचे रैंक नहीं दिए। ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी, ना ही आर्मी में और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में। अपार्ट फ्रॉम दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और मतलब जातीय भेदभाव भी किए। जातीय भेदभाव का मतलब हम भूरे हैं तो हम अच्छे हैं, तुम काले हो तुम अच्छे नहीं हो, इस तरह के भेदभाव भी किए। पीपल फेल्ट थ्रेटेंड बाय द सोशल रिफॉर्म, और लोगों ने क्या किया, महसूस किया कि भाई सामाजिक सुधार होना चाहिए। इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, जो अंग्रेजों को समझाना चाहिए। और फिर ब्रिटिश पॉलिसीज लाइक द एबोलिशन ऑफ सती, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज, अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए, ठीक है, और लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा वगैरह खत्म की, सती प्रथा खत्म की, और वेस्टर्न एजुकेशन को लागू कर दिया। वेस्टर्न एजुकेशन ने सारा गड़बड़ किया। बाकी ठीक था, सती प्रथा हटाना अच्छा था, रीमैरिज भी हो सके वो भी अच्छा था, लेकिन जो वेस्टर्न जो एजुकेशन थी वो गलत थी। वर लुक्ड अपॉन विद डीप सस्पिशियस बाय द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो कुछ काम गलत हुए, कुछ सही हुए, पर कुल मिला के अंग्रेजों का रीज़न यही था कि भाई हमें यहाँ पे शासन करना है, ठीक है। फिर रिलीजियस फैक्टर, अब ये आगे धार्मिक। रिलीजियस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। आप कहीं पर भी जाओ, किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो समझ लो आपको भारी हो जाएगा। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। मैनी इंडियंस कम टू बिलीव दैट ब्रिटिश इंटेंडेड टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी फोर्सेबल, अब बहुत सारे भारतीयों को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया या मान लो उनको कन्वर्ट करवाया गया क्रिश्चियन में। दिस वाज इन अ पार्ट ड्यू टू अनथ्वेस्टिक मिशनरीज एक्टिविटी ऑफ द ब्रिटिश, जो अंग्रेज़ों का मतलब एक मिशनरी एक्टिविटीज़ में माना जाता है। मतलब इनका एक ध्येय होता है जिसमें ये क्रिश्चियन बनाते हैं पैसे दे दे करके, ठीक है। तो देयर वाज ए फियर, यहाँ पे एक खतरा होता है, दैट द वेरियस सोशल रिफॉर्म, जहाँ पे बहुत सारे सामाजिक सुधार किए जाते हैं, स्टार्टेड इन दिस पीरियड वर मिंट टू रोब द लोकल ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। जिसकी वजह से भाई लोकल के आदमी हैं वो, देखो सब लोगों के पास धर्म एक मुख्य हिस्सा होता है, उसको भी ज़बरदस्ती बदलवाया जाए तो फिर मतलब आदमी खराब ही हो जाता है एक तरीके से। तो वेस्टर्न एजुकेशन डिप्राइव द मुस्लिम मौलवीज एंड द हिंदू पंडित ऑफ देयर ट्रेडिशन रोल्स। For the first time, taxes were imposed on lands where mosques and temples stood, adding to the जनरल एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल, और मंदिरों पे और मस्जिदों पे टैक्स वैक्स भी लगा दिए गए थे, ठीक है। तो ये एक रिलीजन फैक्टर था। फिर मिलिट्री फैक्टर, मिलिट्री में क्या हुआ, देखो मैंने बताया था आपको ज़बरदस्ती जैसे भर्ती करना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। फिर रैंक नहीं देते थे, फिर भी हम समझते हैं इसको। ईस्ट इंडियन कंपनी मेंटेड ए वेल ट्रेंड आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सिपाहीज, जिसमें भारतीय सिपाही थे, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता था। वाइल द प्रेसिडेंट्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे हैड देयर ओन आर्मी, जबकि मद्रास और बॉम्बे उनकी खुद की आर्मी थी। द बंगाल आर्मी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द गंगेटिक वैली, और बंगाल की जो आर्मी थी उसमें गंगा नदी के आसपास के लोगों को भर्ती किया जाता। इन 1860 ए लॉ वाज पास्ड विच रिक्वायर्ड द सिपाहीज टू ट्रेवल अब्रॉड इफ रिक्वायर्ड, फिर एक नियम बनाया गया 1816 में कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो सैनिकों को इधर से उधर ले जाया जा सकता है। दिस न्यूज़ वाज रिसीव्ड विद डिसमे बिकॉज हिंदू सोल्जर वर अफ्रेड दैट दे वुड लूज देयर कास्ट इफ दे ट्रेवल्ड अब्रॉड। समझ गए। अब देखो अंग्रेज ने एक रूल पास किया कि भाई सैनिकों को अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे देश में भेजाएंगे, और इससे इंडियन सैनिकों में क्या हो गया, हिंदू सैनिकों में एक डर हो गया कि भाई अगर हमें विदेश लेके गए तो हमारा धर्म परिवर्तन हो सकता है, ज़बरदस्ती धर्म में परिवर्तन करवा सकते हैं। द स्पॉइज वर ऑफन इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर,
अब इस बात को मतलब बोला गया कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, ये है वो है, इस तरह की बातें कहने लगे सिपाहियों को अंग्रेज। वैन पंजाब एंड अवध वर एनेक्स्ड, और पंजाब और अवध के लोगों ने मतलब अराजकता पैदा हुई या मना किया। द सिपोइज लॉस्ट देयर एक्स्ट्रा पे, तो उनकी तनख्वाह काट ली गई, जिसे बट्टा कहा जाता था। फॉर सर्विस इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया में काम करने वालों की मतलब सैलरी कम करने लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन कुड नेवर एस्पायर टू हायर पोजीशन, इसके अलावा अंग्रेज भारतीयों को ऊंची पोस्ट नहीं देते थे इन द आर्मी, आर्मी के अंदर। सिपोइज वर आल्सो डीपली इफेक्टेड बाय द ग्रोइंग पुअर्टी ऑफ द पीजेंट्री, और सिपाही थे वो वैसे भी परेशान थे क्योंकि गरीबी बढ़ती जा रही थी किसानों को। एज मोस्ट ऑफ देम बिलोंगिंग टू पीजेंट फैमिली, और ये ज़्यादातर किसानों के परिवारों से ही आके फौज में भर्ती होते थे। ऑल दिस फैक्टर क्रिएटेड अनहैप्पीनेस एंड अनसर्टेनिटी अमंग द सिपोइज, मेकिंग देम क्वेश्चन देयर लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, और उनके अंदर भी अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया, विरोध पैदा होता चला गया। तो ये था आर्मी का फैक्टर, समझ गए आर्मी को भी किस किस तरीके से परेशान किया गया। फिर कुछ था इमीडिएट केस। इमीडिएट केस का क्या मतलब होता है, तुरंत जो किसी चीज़ का असर पड़े आदमियों के ऊपर। तो इमीडिएट केस में देखो क्या हो गया, मोस्ट हिस्टोरियन बिलीव दैट इश्यू ऑफ द इनफील्ड राइफल, ठीक है, बोल रहे हैं ज़्यादातर जो आदमी हैं हिस्टोरियन, मतलब जिन्होंने इतिहास लिखा है, वो मानते हैं कि उस टाइम पे इनफील्ड राइफल थी। इनफील्ड राइफल का मतलब क्या होता है, वाज द इमीडिएट केस ऑफ द रिवोल्ट, दिस डिस्कंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ग्रो ऑन मच दैट दिस वाज इनफ टू स्पार्क ऑफ अपस्प्रिंग, जो मतलब गुस्सा करने के लिए काफ़ी थे। देखो मेरे को नहीं पता इसमें आगे लिखा, हाँ इसमें लिखा हुआ है आगे, मैं बता देता हूँ। इन 1856 सिपोई वर इश्यूड ए न्यू गन, 1856 में सिपाहियों को नई बंदूकें दी गई जिसे इनफील्ड राइफल बोलते थे, ठीक है। इन ऑर्डर टू लोड द राइफल सोल्जर हैड टू बाइट द कार्टेज, अब सोल्जर जो है वो क्या करते थे, काटते थे किसको, कार्टेज को, विच वॉज कवर्ड इन अ ग्रीस कोटेड पेपर, जो एक मतलब जिसमें ग्रीस लगा हुआ था, ग्रीस मतलब होता है चर्बी, चर्बी लगी हुई एक पेपर होता था, टू मेक इट वाटर प्रूफ, जो उसे पानी से बचाता था। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द ग्रीस कंटेंड टालो एंड फैट ऑफ एनिमल, अब इसमें ऐसा माना जाता था भाई जो ये चर्बी है ना, ये किस जानवर की है भाई, विच वॉज टैबू फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, जो एक तरीके का मतलब ये ऐसा बोला जाता था भाई गाय और सूअर की चर्बी है, जो हिंदू और मुस्लिमों के लिए दोनों के लिए ही मतलब अच्छी नहीं थी, तो दोनों इनको पूज्य मानते थे। थ्रो ब्रिटिश ऑफिसर डिसमिस द एंटायर स्टोरी एज बेसलेस, और अंग्रेज बोलते थे कि ये फालतू की कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। द स्टोरी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अमंग द सिपोइज, और ये कहानी सिपाहियों के अंदर जबरदस्त तरीके से फैल गई थी। ऑन 29 मार्च 1857, और फिर बोल रहे हैं 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो एक सिपाही था 34th बंगाल इन्फेंट्री का, उसने मना कर दिया कि भाई मैं इनफील्ड कार्टेज नहीं ओपन करूंगा ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर, उसके ऑफिसर के सामने। ही वॉज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। दिस इंसिडेंट शोड दैट द सिपोइज वर इवन प्रिपेयर्ड टू फेस डेथ टू सेफगार्ड देयर रिलीजन, और इसकी वजह से सिपाहियों के अंदर विद्रोह पैदा हो गया कि भाई हमारा जीवन और हमारा धर्म का जो है वो तगड़ा मतलब विरोध किया जा रहा है। तो ये एक मेन कारण था, जिसमें चर्बी वाले कारतूस बोलते हैं हिंदी में, तो इसको भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर आगे इवेंट ऑफ रिवोल्ट, अब घटनाएं क्या क्या हुई, इवेंट्स कहाँ कहाँ पे हुई, तो ये तो थे फैक्टर जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। और अब आगे आएंगे इवेंट्स, तो इवेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।